नमस्ते। अब हम बात करेंगे संघ सरकार के बारे में। जो हमारा पिछला वीडियो था लोकसभा के बारे में था। हमने लोकसभा के कार्य पढ़े, लोकसभा का कार्यकाल, वहां के योग्यताएं, उसके पदाधिकारी। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है राज्यसभा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में। जैसा मैं आपको पहले से बता चुका हूं, भारत की संसद होती है, उस संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैसे अंग 3 होते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय संसद के अंग कितने? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछा जाए सदन कितने? 2 है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, यानी निम्न सदन कहते हैं, लोगों की सभा कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है 2 नंबर, उसमें पहले वाले वीडियो में लोकसभा के बारे में बात कर चुके हैं, आज राज्यसभा है। तो राज्यसभा किसकी सभा है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, राज्यों की सभा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र को थोड़ी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तब इस सदन की व्यवस्था की गई ताकि राज्यों को भी केंद्र में मजबूती प्रदान की जा सके। तो राज्यसभा को आपको याद रखना है। अब हम बात करें भारतीय संसद की, तो आर्टिकल्स होते हैं। एक आर्टिकल, तीनों आर्टिकल आप साथ में याद रख लो। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81। अनुच्छेद, भारतीय संविधान आपको बताएंगे, उनमें अनुच्छेद, भाग, कैसे अनुसूचियां होती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बार हम इसके ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत की एक संसद होगी और उस संसद के कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे, राज्यसभा और एक सदन होगा और जिसको हम कहेंगे लोकसभा। तो टोटल सदन हुए आपके 2, एक राज्यसभा, लोकसभा। तीनों को कंटिन्यूअसली याद करो। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्यसभा के बारे में। पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस कहलाता है, और ये जो आपका लोकसभा है ये आपका निम्न सदन है। हम लोकसभा निम्न सदन क्यों है, अस्थायी सदन क्यों है, एक वीडियो में बात कर चुके हैं अपन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब देखिए राज्यसभा उच्च सदन क्यों है? राज्यसभा उच्च सदन भी है और राज्यसभा स्थायी सदन भी है। इट्स अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। इसको क्या नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी। हमेशा स्थायी सदन है तो किसके कैटेगरी में आएगा? उस सदन की कैटेगरी में आएगा। इसके जो सदस्यों की बात करेंगे बाद में अपन ने, हर 2 साल में इसके एक ही सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह नए आते हैं और ये हमेशा चलती रहती है। जो कार्यकाल की बात होती है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल आपने कहीं पढ़ा होगा कि 6 साल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उस सदन है। इस वजह से जो कार्यकाल जो 6 साल बताया गया है वो उसके सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि उस राज्यसभा का। अगर 6 साल राज्यसभा का कार्यकाल होता तो 6 साल बाद इसे भंग करते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। हर 2 साल बाद इसके 1 सदस्य चेंज होते हैं और ये कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? चली जा रही है। तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, कौन सा आर्टिकल है? 80। उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा उच्च सदन है और ये क्या है? स्थायी सदन होगा। और इसमें जो सदस्य आएंगे उनकी बात करते हैं अपन, राज्यसभा सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य। अब सदस्यों की बात करेंगे तब पहले तो अपन को बात करनी पड़ेगी कि संविधान क्या कहता है। जैसा मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और प्रेजेंट टाइम में 545 है। अब बात करें राज्यसभा के सदस्य, संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी 250, 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। और ये किसमें? राज्यसभा के अंदर 250 अधिक से अधिक। उसमें इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। 238 मेंबर्स कम फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 12 जो आपके पीछे बचते हैं इनको क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किनको मनोनीत किया जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 238 लोग क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। कहां से आएंगे? राज्यों से आएंगे और यूनियन टेरिटरीज से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। अब बात करें प्रेजेंट टाइम क्या सिनेरियो है उसका, यानी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? क्या 250 पूरे हैं या उससे कम है? जो वर्तमान में स्थिति है, टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा आर 245, यानी 245 है। आउट ऑफ 245 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम
स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य विधानसभाएं होती है, वो इनको क्या करती है, 233 क्या होके आएंगे आपके राज्य विधानसभाओं से, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होके आएंगे, और 12 वो तो फिक्स ही है, वो मनोनीत होने, तो टोटल हो गए आपके कितने, 12 मनोनीत होने पर टोटल 245 होगी। ये प्रेजेंट टाइम सिनेरियो है, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में ये स्थिति है। अब अपन ने बात की थी इनका निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के बारे में बात की थी, उनका निर्वाचन आपको बताया था प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधे वोट देकर के इनको चुनती है। अब यहां पे इनका जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर के अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। दो तरह की प्रणालियां होती है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी इलेक्शन को आप दो तरीके हो सकते हैं इलेक्शन करवाने के। एक तरीका होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। फर्क क्या है, डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता उसी व्यक्ति को वोट देगी, सीधे उसी व्यक्ति को जो चुनाव में भाग ले रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब यहां जनता वोट नहीं देती है, जनता के प्रतिनिधि वोट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन उदाहरण लेते हैं सरपंच का। अगर आपने कभी सरपंच के चुनाव में वोटिंग देखी हो तो उसमें क्या होता है, मान लो 3 सरपंच के उम्मीदवार खड़े हैं, उम्मीदवार ए, बी, सी। अब निर्वाचन आयोग क्या करता है, इन तीनों को कोई ना कोई क्या देता है, चुनाव चिन्ह दे देता है, तीनों को अलग अलग। अब जनता आएगी, एंटर हुई, ये ईवीएम होता है। ईवीएम का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके ऊपर इसमें क्या चुनाव में भाग लेकर के दिया जाता है। अब इसमें जनता आएगी और यहाँ पे तीनों में से किसी एक को वोट दे सकते हो आप, तीनों में से किसी, तीनों, अगर आप 2 बटन साथ में दबाते हो आपका वोट खारिज हो जाता है। अगर आप एक बटन, तीनों बटन साथ में दबाते तो भी वोट खारिज होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रतिनिधि को वोट दे सकते हो। कौन सी सिस्टम की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं। इसमें आपने जिसको वोट दिया उसको वोट चला जाएगा, ए को, बी को, सी को। अब जिसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा इस ईवीएम सिस्टम के अंदर। जिसको सबसे ज्यादा, मान लो ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, ये क्या बन गया, सरपंच बन गया। यानी इसको हमने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से जनता उस प्रतिनिधि के नाम पे ही जाके वोट देती है, ना कि किसी और को देती है। आपने अगर बात करें प्रधान आपके, अब वो प्रधान जो होते हैं, बनते हैं, उनमें क्या होता है, उनके डेलीगेट खड़े होते हैं और हम डेलीगेट को वोट देते हैं। कभी प्रधान को वोट नहीं देते हैं, डेलीगेट को हम वोट देते हैं। और प्रधान क्या किया जाता है, उन्हीं में से किसी एक डेलीगेट को क्या किया जाता है, प्रधान चुना जाता है। तो ये प्रत्यक्ष वे है। अब हम बात करते हैं किसमें, अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है। राज्यसभा के लोग अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और यहाँ पे एक सिस्टम होता है वरीयता क्रम में, अप्रत्यक्ष रूप से प्रणाली होगी तथा मत किसमें दिया जाएगा, वरीयता क्रम में। अब ये वरीयता क्रम में क्या होता है, दिया जाएगा। यहां वरीयता क्रम नहीं है आपके पास में, आपको 3 लोग हैं, तीनों में से किसी एक को देना है। यहां क्या होगा, इस सिस्टम में आपके सामने 3 लोग हैं, ईवीएम नहीं होता यहाँ पे क्या होता है, आपको मत पत्र पे वोट देना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, 3 लोग खड़े, मान लो ए, बी, सी। तो अब आपको क्या करना है, उनको वरीयता क्रम में चुनाव का वोट देना है। यानी आप इन तीनों को वोट दे सकते हो। इस सिस्टम में सिर्फ एक को, अगर एक से ज्यादा दे दिया तो वोट खारिज हो जाएगी। यहाँ आप तीनों को वोट देना है, ए को, बी को और सी को। डिपेंड वरीयता कैसे, आपको इन तीनों में से कौन सा कैंडिडेट सबसे अधिक पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपको बी को, आप चाहते हो बी पहले, तो आपने 1 नंबर बी के आगे लगाया, फिर आपको लगता है ए बनना चाहिए, फिर आपको लगता है सी बनना चाहिए। ये आपने वरीयता में दे दिया कि 1 नंबर पे बी आना चाहिए, दूसरे नंबर पे अगर सेकंड राउंड में काउंटिंग जाती है तो बी ए होना चाहिए, और फिर 3 नंबर पे। इस कारण इसमें, इस पद्धति में आप एक नहीं तीनों को वोट देते हो, या जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, वरीयता क्रम में वोट दे सकते हो। और उस वरीयता क्रम में वोट देने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब इनके चुने जाएंगे। इनके अब मतदाता कौन होते हैं, सबसे बड़ी बात, यानी निर्वाचन की तो अप्रत्यक्ष प्रणाली हो जाएगी, मत वरीयता क्रम में दिया जाएगा। अब राज्यसभा सदस्यों को चुनने के जो मतदाता कौन होंगे, यानी कौन वोट देंगे इनको, तो आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य, यानी विधानसभा के सदस्य होंगे, उनको हम एमएलए कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लोग इनको वोट देंगे। अब ये अप्रत्यक्ष कैसे हो, मैं आपको बताता हूं कि जो एमएलए होते हैं, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं राजस्थान का जो विधानसभा, उसमें 200 सीटें, यानी 200 एमएलए आते हैं अलग अलग जगहों से। अगर बाड़मेर की बात करें तो यहां से 7 लोग जाते हैं। ये जो 7 एमएलए खड़े होते हैं राजस्थान के अंदर, सॉरी बाड़मेर के अंदर, इन एमएलए को हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। जैसे हरीश जी खड़े हुए, तो उनको हमने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया।
3 लोग थे, आपको पता है, एक हरीश जी मान लो और एक मान लो उम्मीदराम जी या जो भी खड़े हुए, उनमें सर्वाधिक वोट किसको मिले, इनको मिले, तो वो क्या बन गया, हमारे एमएलए। प्रत्यक्ष जनता ने सीधा उनके नाम पे वोट दिया। अब ये जो एमएलए हमने यहां से चुन के भेजा है, कहां पे, विधानसभा में, वो हमारे लिए काम करते हैं। ये लोग किसको वोट देंगे, राज्यसभा सदस्य को वोट देंगे। पावर किसका पीछे देखो आप, पावर पब्लिक का है। एमएलए को किसने चुना, पब्लिक ने। और एमएलए किसको बना रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को। तो वहां पे आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सारी ताकत होती है वो जनता में निहित होती है। जनता ही सब कुछ है, जनता के द्वारा, जनता से, जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पे जनता की ताकत शामिल है, लेकिन कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का वोट देने जा रहे हैं, नहीं सुना। उसका रीजन ये है, हमारे एमएलए उनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। अब जो हमारे एमएलए वोट करेंगे, तो राजस्थान की अगर हम बात करें 200 सदस्य हैं, उसमें से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा सदस्य, अभी आपको याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, वो राज्यसभा से सदस्य हैं राजस्थान से। पहले असम से हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री थे तब भी ये क्या थे, राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा सदस्य नहीं थे, तब वो असम से। अब इस बार वहां से नहीं चुन पाए, तो इस बार मनमोहन सिंह जी को कहां से चुना गया, राजस्थान से क्या किया गया है, राज्यसभा में भेजा गया। और इनको वोटिंग किसने दी है, इन 200 एमएलए में। जैसा आप जानते हो कांग्रेस की सरकार है, तो आसानी से वो वहां से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य। मतदाता कौन होंगे, मतदाता आपके कौन हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। प्रणाली आपको ध्यान रखनी है अप्रत्यक्ष रूप से। तो निर्वाचित सदस्य तो यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं किसकी, मनोनीत सदस्यों की। तो मनोनीत जो 12 लोग होंगे, मनोनीत कितने लोगों को मनोनीत किया जाएगा, 12 सदस्य। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर केंद्र में किसी का मनोनयन हो रहा है, किसी को नॉमिनेटेड किया जा रहा है, तो वहां पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और अगर स्टेट की बात करें, राज्य में किसी को मनोनीत किया जा रहा है, तो वो किसको किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा। तो राष्ट्रपति, आपको कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार में कितने लोगों का, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करके आते हैं, 12 आंसर लिख करते हैं। संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ध्यान रखो, संसद में 12 सदस्य ये राज्यसभा के, 2 सदस्य लोकसभा के, एंग्लो इंडियन मैंने बताया था। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 और 2 14। अगर बात किसकी हो, संसद की हो, तो टोटल कितने मेंबर्स जाएंगे, कितने मनोनीत होंगे, 14। अगर आपको पर्टिकुलरली किसका पूछ ले, राज्यसभा का अलग से पूछ ले कि कितने सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा से, तो 12, लोकसभा से 2, तो टोटल कितने सदस्य मनोनीत हुए संसद से, तो संसद से टोटल 14 सदस्य मनोनीत हुए। तो 12 सदस्य किसने मनोनीत किए, यहाँ पे राष्ट्रपति ने। फिर क्राइटेरिया क्या होगा, लोकसभा में क्या क्राइटेरिया था कि वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन होना चाहिए, आंग्ल भारतीय होना चाहिए, यहाँ आंग्ल भारतीय नहीं होना चाहिए। ये 12 लोग जो है आपको ध्यान रखने कि एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, वो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे लोग जिन्होंने कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया, और चौथी जो कैटेगरी है साहित्य। ये आपको 4 नाम याद रखने, खेल वेल को नहीं रखना है, खेल नहीं है शामिल इसमें। समाज सेवा, विज्ञान, कला और साहित्य में उच्च कोटि का ज्ञान रखने वाले, उनका अगर देश में अच्छा नाम है, अच्छा खासा, और राष्ट्रपति को लगता है कि इन लोगों का समाज में अच्छा नाम है और ये लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्हें जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद में मौका मिलना चाहिए, ताकि समाज को इन लोगों का फायदा मिल सके। तो समाज सेवा से आएंगे जो लोग, वो समाज सेवा, और विज्ञान से क्षेत्र से आएंगे, यानी जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप समझ सकते हो। कला के क्षेत्र में आप, इसमें आप ध्यान रखना, कला का मतलब इसके अंदर जैसे एक्टिंग भी आती है, अभिनय को भी, खेल को भी इसी में शामिल करें। जैसे सचिन तेंदुलकर पहले राज्यसभा से मनोनीत थे, तो वो कला से सेक्टर से आते थे, रेखा जी हो गई या हेमा मालिनी जी हो गई, वो सब कहां से आते थे आपके, इस कला। अब लिटरेचर से, यानी जिन्होंने, अच्छा जावेद अख्तर साहब पहले थे, तो वो किस कैटेगरी से आए, वो साहित्य से आए। अभी आपको देखा होगा काफी विवाद भी हुआ इस बात पे, रंजन गोगोई साहब का अगर आपने नाम सुना है, रंजन गोगोई भारत के क्या थे, वर्तमान में पूर्व सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। 2018 अभी 2020 में 2019 में क्या हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा से सदस्य मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, और ये पहले सीजेआई है भारत के जिनको क्या किया गया यहाँ पे
वैसे भी वो पहले और नियुक्ति हुई है, लेकिन इतना जल्दी जिनको नियुक्त किया गया है वो कौन है? आपके रंजन गोगोई। अब ये क्या है? आपके राज्यसभा सदस्य हैं। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, जो कौन होने चाहिए? समाज सेवा, विज्ञान, कला और साहित्य से क्या रखने वाले, सरोकार रखने वाले लोग होने चाहिए। ये तो था किसकी बात थी? मनोनयन की बात थी। अब ये जो कार्यकाल का क्या होता है इनका, यानी ये कितने साल तक रह सकते हैं? तो कार्यकाल सदस्यों का ध्यान रखना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, पहले ही मैंने बताया आपको। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। सदस्य रिटायर्ड तथा नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाएंगे यहाँ पे, तो रिटायर्ड कितने हो जाएंगे? 1/3, तो वो नए आ जाएंगे। तो ये सदन हमेशा चलता रहेगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा से राजस्थान से कितने लोग आते हैं? तो राजस्थान से 25 लोग आते हैं। राज्यसभा से राजस्थान से कितने लोग जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा में राजस्थान से 10 सांसद जा सकते हैं, गुजरात से 11 जाते हैं, सर्वाधिक यूपी से जाते हैं 31 सांसद, तो 10 जाते हैं। अब ऐसा नहीं है 10 के 10 एक साथ जाएंगे, नहीं, इसका जो रेशियो होता है वो 3-3-4 होता है, यानी 3 और फिर 4 जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान से टोटल कितने सदस्य जा सकते हैं राज्यसभा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान। लोकसभा से आप जानते हो 25 सदस्य, और राज्यसभा से कितने सदस्य जा सकते हैं? अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। सर्वाधिक यूपी से आते हैं, 80 आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी सर्वाधिक यूपी से आते हैं, 31 लोग आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में राजस्थान से कितने लोग जा सकते हैं? 10 लोग जा सकते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान से भी है। ये इनका मनोनयन हो जाएगा। ये आपका इनका क्या हो गया? ये लोग कार्यकाल हो गया कि इनका कार्यकाल 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो सकते हैं? यहाँ पे 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, और बाकी वाले इसकी जगह। अब हम कल बात करेंगे इनके पदाधिकारियों की, कौन होते हैं, और विशिष्ट पावर्स क्या है राज्यसभा की, यानी किसकी तुलना में? लोकसभा की तुलना में। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि उसमें इनको विशेष पावर होते हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिए, ये जो सदस्य संख्या है आपको बता देते हैं, अनुसूची 4 अनुसूचियां, टोटल अनुसूचियां भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां, उनके बारे में कभी अगर मौका मिला बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितना प्रतिनिधि, यानी यूपी से 31 आएंगे, राजस्थान से 10 आएंगे, गुजरात से 11 आएंगे। ये चीजें लिखी हुई कौन सी है? तो आपको शेड्यूल नंबर 4 याद रखना है, उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो बाकी वाली चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।